जब कश्मीरियों की आप दिक्कत की बात करती हैं, बहुत बार आप खड़ी हुई हैं, तब अगर थोड़ा सा आप उन लोगों के बारे में भी लिख देती तो आपको नहीं लगता कि आप ज्यादा आपके साथ लोग जुड़ते और आपकी आपकी जिसे कहते हैं पॉपुलैरिटी कहना शायद आपको सूट करेगा, लेकिन क्रेडिबिलिटी जो है उस पर असर पड़ा। क्योंकि मैंने खुद जम्मू में जाके देखा है जिस तरह से कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, वो भी इंसान है, उनके जो मानवाधिकार है उनके लिए आपने कभी लिखते या बोलते हमने आपको नहीं देखा। नहीं, मुझे लगता है कि ये जो कश्मीरी पंडित का जो कैंप्स में हालात है, मैंने खुद देखा ये है। हाँ, लेकिन वो आप मुझे बताइए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको ऐसे क्यों रखते हैं, उनके लिए क्यों कुछ नहीं करते हैं? क्योंकि उनको हमेशा इस्तेमाल किया है ये पूरा प्रोपेगेंडा के लिए। लेकिन जो हुआ उनके साथ, उनका कहानी कभी तो आप यही बात कह दीजिए कि सरकार जो है मैंने कहा है, कितने बार कहा है। आप मेरा कोई भी इंटरव्यूज में देखिए या मैंने कश्मीर के बारे में जो लिखा है देखिए। लेकिन ये कहना कि कश्मीर का जो पूरा मसला है उसको आप उसके बारे में आप बात मत करो, क्योंकि जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज हुआ और उसका कहानी में भारत सरकार का भी हाथ है, मिलिटेंट्स का भी हाथ है, रेडिकल इस्लाम का भी हाथ है। लेकिन वो सिर्फ उनका कहानी कश्मीर का कहानी नहीं, और हमेशा वो पूरा जो कश्मीर का मिलिट्री ऑक्यूपेशन का कहानी कोई भी बोलेंगे तो इसको इस्तेमाल करते हैं। और जो एक्चुअली गरीब कश्मीरी पंडित है वो उनको ऐसा रखना सरकार का जिम्मेवारी है। कितने साल हो गए, 20 साल से लोग कैंप में क्यों रह रहे हैं? सरकार कुछ नहीं कर सकते क्या? जब आपके पास आधा लाख सोल्जर्स है वहां, आप कुछ नहीं कर सकते उनके लिए? तो उनको आपने इस्तेमाल किया है ये कश्मीर का कहानी को एक तरह से कंफ्यूज करने के लिए, चिल्लाने के लिए, लेकिन आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। और जो सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं वो एलीट कश्मीरी पंडित जो कैंप्स में नहीं है। क्या एक ऐसी रिजीम जहां इलेक्शन ना हो वो ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमारा जो सारा एनर्जी has to be to become a very strong opposition that forces power to be accountable. तो उसके लिए आप जैसे लोग इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते हैं? आप लोग मैं जो कह रही हूँ आप बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। इलेक्शन लड़ने से क्या होगा? मैं लेखिका हूँ, मैं जाके किसी से वोट मांगने से। लोग तो सीधे कहेंगे इन लोगों की क्या पॉलिटिकल स्टेक है, क्योंकि आजकल एक जनरल स्टेटमेंट है कि ये तो कभी चुनाव नहीं लड़ते हैं, ये लोग कैसे हमें प्रवचन चुनाव लड़ना कोई चीज होती है क्या? वो तो कुछ लोग करते हैं, सिर्फ ये नहीं है जिंदगी में। आप कोई नॉवेलिस्ट या म्यूजिशियन या आर्टिस्ट या थिएटर पर्सन या कारपेंटर या किसी को आप जाके ये नहीं बोल सकते कि आप अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे आप कुछ नहीं है। दैट्स अ नॉनसेंसिकल अप्रोच ना। सब लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, मतलब बहुत सारे काम है दुनिया में चुनाव लड़ने के। लेकिन जो लोग चुनाव नहीं लड़ते, क्या उनकी ताकत सरकार को झुका सकती है? पार्लियामेंट में सारा नंबर गेम बन जाता है। अगर आपके पास नंबर है यू विल गेट द बिल पास्ड, इफ यू डोंट हैव द नंबर आपका बिल पास नहीं होगा। लेकिन जब भी आप हमारा डेमोक्रेसी को सोचना पड़ेगा कि ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। पिछले 50 साल में हिंदुस्तान ने तरक्की तो की है, लेकिन आप तरक्की का डेफिनेशन आपको बताना होगा कि क्या क्या चीज होती है तरक्की। ये सही है कि कुछ लोगों ने बहुत तरक्की की है, कुछ लोगों हमारे देश में शायद दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिलियनर हमारे देश में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गरीब लोग भी हमारे देश में हैं। और जैसे मैं कहती हूँ कि मान लो एक कमरे में 10 लोग हैं, उसमें से 8 भूखे मर रहे हैं या 7 भूखे मर रहे हैं, 2 ठीक ठाक है और एक बहुत बड़ा बन गया। और मेरा काम ये नहीं है कि वो बड़ा आदमी का बायोग्राफी जाके लिख के ताली मारना। मेरा काम ये है कि बोलना कि बहुत लोग भूखे हैं, बहुत प्रॉब्लम है, और आप कहेंगे कि ये नेगेटिव हुई। और मुझे ये भी लगता है कि सारे जो इंस्टीट्यूशंस है जो डेमोक्रेसी का, उनको खोखला किया गया, लेकिन लोगों का जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है वो अभी भी जिंदा है, अभी भी लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है, और ये सरकार के जो अचीवमेंट मैं नहीं बोलूंगी, ये हमारे अपने लोगों का अचीवमेंट